नमस्कार दोस्तों, मैं राघव दीक्षित आपका विमर्श यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अभी उत्तर प्रदेश बोर्ड के एग्जाम आपके आने वाले हैं। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम इस चैनल पर आपको मैथमेटिक्स और साइंस के वीडियो लगातार दे रहे हैं। इससे पहले दोस्तों हमारा पार्ट 1 इस मॉडल पेपर का जो पार्ट 1 है, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे उनको समझाया था, उनको आपको हल कराया था। अब दोस्तों ये हमारा दूसरा वीडियो है, जिसके अंदर दोस्तों हम क्या डिस्कस करेंगे, वर्णनात्मक प्रश्न डिस्कस करेंगे। मतलब सब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं रहेंगे। आप दोस्तों देखेंगे ये मॉडल पेपर ऐसे हैं। इस मॉडल पेपर में दोस्तों हमने वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और मॉडल पेपर का सॉल्यूशन हम यहां पर करा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, इसमें देखिए 2 नंबर वाले प्रश्न हैं। 2 नंबर वाले प्रश्न के बाद ये 4 नंबर वाले प्रश्न हैं और फिर 4 नंबर वाले प्रश्नों के बाद ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं। ये 6 नंबर वाले सबसे लॉन्ग क्वेश्चन है। अब आइए दोस्तों शुरू करते हैं पार्ट 2 का 21वें नंबर का क्वेश्चन। 20 तक बहुविकल्पी हो गए, अब 21वें नंबर का क्वेश्चन। दोस्तों ये जो पहला प्रश्न है 21 का जो पहला प्रश्न है का, इसको हम आपको इस मॉडल पेपर के सबसे अंत में हल कराएंगे, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपके काफी इंपॉर्टेंट है और लगभग हर सेट में आपके ये प्रश्न हमने रखा है और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे 100%। इसलिए हमने आपको इसे समझाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। इस मॉडल पेपर के सबसे अंत में इस प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर देखिए, सिद्ध कीजिए 1 + sec a अपॉन sec a बराबर sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। जरा इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हमें ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी है राइट हैंड साइड। ये RHS हमारा राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। तो हम RHS को ले लेते हैं, जो राइट हैंड साइड है इसको लेते हैं। क्या है, sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a ये है, ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड। अब जरा बताइए sin स्क्वायर a बराबर क्या होता है। sin स्क्वायर a बराबर 1 - cos स्क्वायर a होता है। ये आपको याद रखना है। जरा रख दीजिए इसमें 1 - cos स्क्वायर a अपॉन नीचे क्या है 1 - cos a। अब बताइए अगर हम इसको 1 का स्क्वायर कर दें तब भी वही बात है, 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर a। अब आपको एक फॉर्मूला पड़ा होगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस b गुणा a प्लस b होता है। बस यही रख दीजिए। a क्या है 1 है, माइनस b क्या है cos a है, इंटू a क्या है 1 प्लस cos a हो जाएगा और अपॉन में क्या है 1 - cos a हो गया। 1 - cos a देखिए ऊपर भी है नीचे भी है, कैंसिल आउट हो गया। तो ये क्या हो गया 1 + cos a हो गया। अगर दोस्तों 1 + cos a ये हो गया। अब दोस्तों देखिए अगर हम यहां पर इसको cos a से विभाजित कर दें, cos a और नीचे लिख दें 1/cos a, 1/cos a। cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा, बात वही रहेगी। अब देखिए ये हमने cos a से यहाँ डिवाइड कर दिया और नीचे जो 1 है इसको cos a से डिवाइड कर दिया, cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा, बात वही रहेगी। तो अब आइए देखते हैं। अब देखिए ये हो गया 1/cos a प्लस cos a/cos a, इसको हमने ऐसे लिख लिया। अपॉन 1/cos a क्या हो गया, sec a हो गया, sec a। बस 1/cos a क्या हुआ, sec a हो गया, sec a। cos a से cos a कैंसिल, यहाँ हो गया प्लस का 1/sec a। जरा बताइए आपका ये क्या है, आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, sec a प्लस 1/sec a। राइट हैंड साइड हम ये लेके चले, लेफ्ट हैंड साइड आपकी आ गई sec a प्लस 1/sec a। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं, आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए यही था 1 + sec a/sec a। अब देखिए ये क्वेश्चन अगला, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, तो संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना था आपको। ये क्वेश्चन आपके हर सेट में और आपके एग्जाम में भी मिलेगा। अब देखिए 21 सेंटीमीटर का वृत्त है, ये 21 सेंटीमीटर इसकी क्या है, त्रिज्या है।
अब कोई जीवा है, ये जीवा केंद्र पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, 21 सेंटीमीटर ये त्रिज्या है। अब दोस्तों तो आप देखिए इसका पूरे का एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, इतने वाले पार्ट का एरिया होता है, इस वाले पार्ट का एरिया क्या होता है, याद रखिए इसका एरिया होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई कीजिए पाई गुणा आर स्क्वायर, ये होता है एरिया। ये पूरा एरिया ये हो जाएगा, ये एरिया देखिए एंगल क्या है थीटा 90 डिग्री है, 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर हो गया। तो 90 क्या हो जाएगा, 9 चौक 36, मतलब 1/4 गुणा पाई का मतलब 22/7 हुआ, और आर की वैल्यू क्या दी है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 21 गुणा 21, 7 तियो 21 हो जाएगा। और इसको अगर हल करेंगे 2 दूनी 4, 11 बार जाएगा, तो ये आएगा 11 तियो 33, 33 गुणा 21/2, मतलब 21 तियो 63, 21 तियो 63 और 6 69, 693/2, मतलब 2 तिया 6, 2 चौकू 8, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा, ये इसका एरिया आएगा, पूरे का एरिया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको ये याद रखना था, इसका एरिया क्या होता है थीटा, मतलब ये एंगल कितना बना रहा है अपॉन 360 डिग्री, मतलब पूरे एक सर्किल का एंगल 360 डिग्री होता है, इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। अगर दोस्तों आपसे इतने पार्ट का एरिया पूछता, अगर इतने पार्ट का एरिया पूछता, तब आप क्या करते, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ओ, तो इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देते। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे, समकोण त्रिभुज हो गया, 90 डिग्री एंगल है, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई हो जाता है, आधार गुणा ऊंचाई, आधार ऊंचाई दोनों बराबर है, 21 21 है, तो 1/2 गुणा 21 गुणा 21, ये इसका एरिया आ गया, त्रिभुज का एरिया ये आ जाएगा। इसमें से आप ये 346.5 आया है, इसमें से अगर ये त्रिभुज का एरिया माइनस कर देंगे तब आपको इतना एरिया मिलेगा। आपसे पूछा था इस वाले वृत्तखंड का एरिया पूछा था, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या था, अगला प्रश्न देखिए, यहां पर यह पूछा गया है आपसे बहुलक ज्ञात करना था, आपको बहुलक क्या होगा। निम्नलिखित वर्ग अंतराल दिए थे, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, और बारंबारता 3, 8, 9, 10, 3, 2 थी। अब आपको बहुलक ज्ञात करना था। बहुलक ज्ञात करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है, अब दोस्तों एक तरफ देखिए वर्ग अंतराल बनाइए, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, एक तरफ लिखिए बारंबारता, बारंबारता, ये आपने बना लिया। अब देखिए वर्ग अंतराल क्या है, 15 से 20 पहला है, 15 से 20, और इसकी बारंबारता क्या है 3 है, और 35 से 40 इसकी बारंबारता 3 हो गई, और 40 से हो गई 45, इसकी बारंबारता जो हुई वो 2 हो गई। अब आपको ज्ञात करना है, इसका बहुलक बताना है। दोस्तों बहुलक ज्ञात करने के लिए आप याद रखिए, सबसे पहले आपको बहुलक वाला वर्ग देखिए, बहुलक वाला वर्ग कैसे पता चलता है, सबसे ज्यादा बारंबारता किस वर्ग की है, सबसे ज्यादा बारंबारता ये वाले वर्ग की है, इस वाले वर्ग की है, याद रखिए सबसे ज्यादा बारंबारता इस वाले वर्ग की है। ये वाला वर्ग देखिए, ये वाला वर्ग जो है 10 इसकी बारंबारता है, तो ये हमारा क्या हो गया बारंबारता। अब ये हमारा बहुलक वाला ग्रुप हो गया। अब बहुलक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 गुना F1 माइनस F0 माइनस F2, और इसको गुणा कर दीजिए H से, H। अब देखिए हम एक एक टर्म देखते हैं। सबसे पहले देखिए L, तो सबसे पहले हमें पता चल गया बहुलक वर्ग कौन सा है,
30 से 35 हमारा बहुलक वर्ग है, क्योंकि सबसे ज्यादा बारंबारता इसी वर्ग की है 10। तो हमने ये हमारा बहुलक वर्ग। जो L होता है, जो सबसे लोएस्ट सीमा होती है इस वर्ग की, देखिए L बराबर क्या हो गया 30 हो गया। हमारा वर्ग क्या है 30 से 35, तो L हो जाएगा ये वाली संख्या, लोएस्ट सीमा, लोएस्ट जो बाउंड्री है वो 30 ये है। और हमारा F1 जो हो जाएगा ये 10 हो जाएगा F1, और इससे ऊपर वाला हो जाएगा F0, और इससे नीचे वाला हो जाएगा F2, ये याद रखिए आप। और हमारा H जो होता है, H इनके बीच का डिफरेंस होता है। इनके बीच का डिफरेंस देखिए कितना है, सब में 5 है, तो H की वैल्यू क्या है 5 है। बस सब डाटा आपको मिल गया, इसको यहां पर रख दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। L क्या है 30 है, 30 प्लस F1 क्या है 10 माइनस F0 9 है, 10 माइनस 9 क्या हो जाएगा 1 बटा 2 गुना F1 मतलब 10, 10 दूनी 20 हो गया, माइनस F0 कितना है 9, माइनस F2 कितना है 3, और इसको गुणा कर दीजिए H, दोनों के बीच डिफरेंसेस कितने हैं, वर्ग अंतराल कितना है, वर्ग अंतराल है 5 का। तो आंसर क्या आएगा 30 प्लस 1 बटा 20 में से 12 जाएगा तो 8 बचेगा गुणा 5, बस आंसर हो जाएगा यही आपका। क्या आंसर होगा 30 प्लस, आप अगर इसे कट करेंगे तो प्लस 0.0 बढ़ेगा, 8 छंग हो जाएगा 48, फिर बचेगा 2, 8 दूनी हो जाएगा 16, और 8 पंजे 40, तो 0.625 मतलब 30.625 जो है ये हमारा बहुलक होगा 30.625। आपको अगर ये चीजें पता है, सबसे पहले हमें दिया था वर्ग अंतराल और बारंबारता। हमने शुरुआत में क्या किया, हमने देखी बारंबारता सबसे ज्यादा किस वर्ग की है, हमें पता चला 10 जो है सबसे ज्यादा बारंबारता है, वो वर्ग 30 से 35 की है, तो हमें ये हमारा मिल गया बहुलक का ग्रुप। अब हमने सबसे छोटी सीमा कौन सी है L, तो हमारी जो इस वाले ग्रुप की सबसे छोटी सीमा L हो गई 30, और हमारी F1 होता है ये जो हमें बहुलक मिला है सबसे ज्यादा F1, और इसके ऊपर वाला ग्रुप जो होता है वो F0 होता है, नीचे वाला ग्रुप जो होता है वो F2 होता है, हमें पता चल गया। और H जो होता है इनके बीच का वर्ग अंतराल कितना है ये होता है, बस। और हमें इसे आसानी से हल कर सकते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला याद है तो आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अब दोस्तों ये ज्यामिति से प्रश्न है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो 4, -3 तथा 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 में विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। अब दोस्तों देखिए, अब बिंदु क्या है 4, -3 और 8, 5, ये दो बिंदु हैं, इनको कोई रेखा जोड़ रही है, ठीक है। अब देखिए, अब कोई बिंदु है, मान लेते हैं ये कोई बिंदु है, ये इनको 3:1 में विभाजित करता है, 3:1 में विभाजित करता है ये। तो आपको इस वाले बिंदु के निर्देशांक निकालने थे, इस बिंदु के निर्देशांक। अब दोस्तों हम बताते हैं, अगर कोई बिंदु है मान लीजिए x1, y1, ये हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, x1, y1, यहां पर बिंदु है x2, y2। अगर इनको मिलाने वाली रेखा को कोई रेखाखंड जो है, अगर इनको m/n में विभाजित कर देता है, तो इसका इस बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, वो ये होते हैं m गुणा x2, m का गुणा कर दीजिए इसके x2 से, प्लस n का गुणा कर दीजिए x1 से, n x1 अपॉन दोनों को ऐड कर दीजिए m प्लस n। एक ये हो जाएगा निर्देशांक, और दूसरा निर्देशांक हो जाएगा m का गुणा करिए y2 से, m/2 प्लस n का गुणा करिए y1 से, n/1 अपॉन m प्लस n। बस यही दो निर्देशांक आपको मिल जाएंगे, बस यही यहां करना है। अब देखिए m क्या है, यहां पर m है, m जो है वो 3 है, और n जो है 1 है, x1 4 है और y1 -3 है, x2 यहां पर 8 है और y2 5 है, बस यहां पे रख दीजिए, आंसर मिल जाएगा। m क्या है 3, 3 का गुणा किससे हो जाएगा x2 क्या है 8, प्लस n क्या है 1, 1 का गुणा
x वन से होगा, x वन 4 है, 4 बटा m प्लस n का मतलब 3 और 1 4 हो गया। तो ये एक निर्देशांक हो गया। ये निर्देशांक क्या हो जाएगा, 8 3 24 में 4 जोड़ेंगे 28/4। अब देखिए दूसरा निर्देशांक क्या है, m/2। m क्या है, m ये है, y2 5 है, 5 गुणा 3 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, प्लस n/1 है, n कहाँ है, n ये है, y1 ये है, 1 गुणा -3 मतलब -3 हो जाएगा, अपॉन m प्लस n तो 4 है ही, बस 15 में से 3 माइनस हो जाएगा तो ये आएगा 12/4। निर्देशांक क्या है, 4 7 28 और 4 3 12, मतलब 7,3 जो है यहाँ के निर्देशांक हैं, 7,3 ये निर्देशांक हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आया होगा। ये हमने कॉन्सेप्ट बताया आपको, ये कॉन्सेप्ट अगर एक क्लियर हो गया तब आप इनके निर्देशांक आसानी से निकाल सकते हैं। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर वाले शुरू हो गए हैं, 4 नंबर वाले। अब देखिए द्विघात, ये बहुपद था 3x² - x -4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता बताइए। अब दोस्तों जो इसका सॉल्व करेंगे आप, जब सॉल्व करने पे जो आपके गुणन, अब दोस्तों इसको सॉल्व करने पे आपको जो फैक्टर मिलेंगे वही इसके शून्यांक होंगे। x² का गुणा किससे हो रहा है, 3 से हो रहा है, x का गुणा -1 से हो रहा है, तो ये क्या है, ये इसके गुणांक हैं, और इसको हल करने पे जो x की वैल्यू आएगी वो इसके शून्यांक होते हैं। तो जरा देखिए इसको सॉल्व करिए। सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, इसको हल करने का प्रोसेस क्या है, पहले स्टेप है 3x² को -4 से गुणा करिए, मतलब 3x² को -4 से गुणा करेंगे, 4 3 12 माइनस का 12x², मतलब -12x² को इस तरीके से आपको तोड़ना है कि इसको जोड़ने पर माइनस का x मिल जाए। तो इस तरीके से क्या आएगा, माइनस का, अगर हम, अब दोस्तों ये कैसे मिलेगा, अगर हम माइनस के 4x को गुणा 3x से कर दें तो 4 3 12 माइनस का 12x² मिल जाएगा, और इनको जोड़ने पे माइनस के 4x प्लस 3x को जोड़ने पर हमें माइनस का x मिल जाएगा। बस हमारा गुणनखंड आसानी से हो गया। बस ये -x की जगह -4x प्लस 3x रखना है हमें, तो 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4 बराबर 0। 3x, अब देखिए यहां से x कॉमन है तो 3x माइनस का 4 हो गया, यहां पर क्या कॉमन है, यहां पर 1 कॉमन है, 3x माइनस 4 हो गया बराबर 0। अब देखिए 3x माइनस 4 यहां भी है, यहां भी है, कॉमन ले लीजिए, 3x माइनस 4 कॉमन आया तो यहां x बचा, यहां पर 1 बचा, x प्लस 1 बराबर 0। तो x की 2 वैल्यू आएंगी, एक आएगा 4/3, दूसरी आएगी माइनस का 1। ये x की 2 वैल्यू आई, इन्हीं को कहते हैं शून्यांक। ये क्या आए, हमारे शून्यांक आए। अब यहां क्या कह रहा है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आइए अब इनके संबंधों की सत्यता की जांच कर लेते हैं। हमारे दो मूल क्या आए, 4/3 -1। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, 4/3 प्लस माइनस का 1, इन दोनों को जोड़ें तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा 4/3 -1 बराबर 1/3 आएगा। इनको जोड़ने पर 1/3 आएगा। आपको पता है मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, मूलों का योगफल, अगर हमारा कोई द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस का c दिया है, तो मूलों का अगर योग, अगर मूल हमारे अल्फा और बीटा होते हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर जो x का गुणांक होता है, x का गुणांक माइनस x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, x² का गुणांक, यही तो होता है हमारे मूलों का योगफल। तो मूल हमारे ये आए हुए हैं 4/3 और -1, हमने इनको जोड़ा 1/3 आया। जरा देखिए गुणांकों से यही संबंध आएगा, माइनस x का गुणांक, x का गुणांक क्या है, -1 है, माइनस पहले से लगाओ -1 ये हो गया, अपॉन x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक 3 है तो 3 रख दीजिए। ये देखिए 1/3 हमने मूल निकाल लिए, हमारे उस मूल का मतलब शून्यांक निकाले, 4/3 -1, हमने इनको जोड़ा तो 1/3 आया। और हमने इनके गुणांकों के आधार पे देखिए, गुणांक अल्फा प्लस बीटा
मूलों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तब भी 1/3 आया। इसका मतलब हमें यहाँ पे पता चल गया, संबंध की सत्यता हमने जांच ली कि इस तरीके से मूलों को योगफल को माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक करने पे भी 1/3 आया, और जो हमने शून्यांक निकाले और शून्यांकों को जोड़ने पर भी 1/3 आया। मतलब आपको पहले शून्यांक निकालने थे, तो पहला स्टेप ये हो गया। फिर हमने सत्यता की जांच के लिए मूलों का योग किया, तो ये आ गया, और यहाँ पर मूलों के योग का ये फॉर्मूला आपको पता ही है द्विघात समीकरण का, तो ये आया। संबंध की सत्यता की जांच हो गई, दोनों से 1/3 आ गया। अब दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। ये देखिए, अब आपको ये सॉल्व करना था, ये क्वेश्चन आपको करना है सॉल्व। क्वेश्चन क्या था? खा नंबर का क्वेश्चन आया, निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म को हल करना था। रैखिक समीकरण क्या था? 0.2x प्लस का 0.3y बराबर दिया हुआ था 1.3, और दूसरा समीकरण था 0.4x प्लस का 0.5y बराबर माइनस का 0.7 दिया हुआ था। अब आपको x और y की वैल्यू निकालनी थी। यहां देखिए 0.2x है, अगर दोस्तों यहां पर किसी तरीके से 0.4x हो जाए तो इस समीकरण में से इसे घटाने से 0.4x से 0.4x कैंसिल होगा, हमें y वाला टर्म बचेगा और आराम से वैल्यू निकल आएगी। अब हम क्या करेंगे, ये समीकरण 1 है ये वाला, और ये समीकरण 2 है। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, क्या आएगा, 2 से यहां गुणा करेंगे, क्या आएगा, पॉइंट का 4x प्लस 2 से यहां करेंगे तो पॉइंट का 6y, और 2 से 1.3 में गुणा करेंगे तो 2.6। अब दोस्तों ये जो समीकरण 3 आया हमारा, अब क्या करेंगे हम, समीकरण 3 में से क्या करेंगे, समीकरण 2 को कर देंगे माइनस, समीकरण 2 को माइनस कर देंगे, इसमें से इसे घटा देंगे, क्या आएगा, पॉइंट का 4x प्लस का 0.6y बराबर 2.6, और यहां क्या है, पॉइंट का 4x प्लस पॉइंट का 5y बराबर हो जाएगा माइनस का 0.7। अब घटाइए, क्या आएगा, घटाने पे ये साइन चेंज होंगे, माइनस प्लस वाला ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। 0.4x से 0.4x कैंसिल, 0.6 में से 0.5 जाएगा तो 0.1y बचेगा, बराबर 2.6 में 0.7 जुड़ जाएगा तो क्या आएगा, 3.3। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 3.3 अपॉन 0.1, दशमलव से दशमलव हटेगा तो 33 आएगा। y की वैल्यू क्या आई, 33 आई y की वैल्यू। अब दोस्तों जो y की वैल्यू आई है इसको समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 क्या है, 0.2x प्लस 0.3 y की जगह रख दीजिए 33 बराबर 1.3। आंसर आपको मिल जाएगा आराम से। ये क्या हो जाएगा, 0.2x 33 या 99 मतलब 9.9 बराबर 1.3 हो जाएगा। तो 0.2x बराबर क्या आएगा, 1.3 माइनस 9.9, क्या आएगा, ये आएगा माइनस का 8.6 आएगा। 0.2x बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8.6 अपॉन 0.2 माइनस का है, पॉइंट से पॉइंट कटेगा तो 43, माइनस का 43 आंसर आएगा। x की वैल्यू क्या आई, माइनस का 43 और y की वैल्यू 33 आई। बस यही इसके हल थे, x की वैल्यू -43, y की वैल्यू 33। इस तरीके से आप आराम से हल कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जरा ये क्वेश्चन देखिए, आपको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए, ग नंबर का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। मतलब अगर हमारा कोई वृत्त है, ये एक वृत्त है, अब यहां पर इसका केंद्र O है। अगर मान लीजिए कोई बाहर एक बिंदु है, बिंदु यहां पर नहीं दिया है, हमने मान लिया P है, इस पे 2 स्पर्श रेखाएं खींच दी गई, इसने स्पर्श रेखाएं। तो आपको बताना है कि ये जो स्पर्श रेखाएं हैं, ये मान लेते हैं ये Q है, ये R है। तो आपको बताना है, ये सिद्ध करना है PQ बराबर PR, ये आपको सिद्ध करना है PQ बराबर PR। तो आपको पहली स्टेप में क्या करना है, पहली स्टेप में आपको करना है रचना कीजिए, रचना कीजिए। रचना कैसे करेंगे आप, हमने बिंदु P को वृत्त के केंद्र O से मिलाया,
हमने बिंदु P को वृत्त के केंद्र O से मिलाया और हमने बिंदु Q को वृत्त के केंद्र O से और बिंदु R को वृत्त के केंद्र O से मिला लिया। ये हमें पता चल गया। अब देखिए ये हमारी रचना हो गई। रचना में आपको इतना लिखना है, बिंदु P को वृत्त के केंद्र O से और बिंदु Q को वृत्त के केंद्र O से और R को वृत्त के केंद्र O से मिलाया। अब देखिए दोस्तों, अब हमें पता चल गया त्रिभुज P Q O एंड त्रिभुज P O R में। अब देखिए PO बराबर क्या हो जाएगा, PO रेखा OP के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि रेखाएं उभयनिष्ठ हैं, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ रेखाएं हैं। जरा देखिए ये वाली रेखाएं दोनों इस वाले त्रिभुज में इस वाले त्रिभुज में उभयनिष्ठ हैं, तो ये दोनों बराबर हो गई, पहली बात। अब देखिए ये वाली OQ बराबर क्या है, OR, ये दोनों रेखाएं आपस में बराबर हैं। क्यों? क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं है ना, त्रिज्याएं हैं तो बराबर होगी। अब ये दोनों रेखाएं बराबर हैं, ये उभयनिष्ठ है, ऑब्वियस सी बात है। अब जब ये उभयनिष्ठ है, अब देखिए तीसरी चीज क्या बराबर है, कोण OQP, कोण OQP बराबर कोण ORP। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। ये कैसे पता चला? ये आपको प्रमेय थ्योरम पता होगी। वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य बना कोण 90 डिग्री होता है। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो 90 डिग्री दोनों हो गए। जब तीन चीजें इनकी बराबर हैं तो ये दोनों रेखाएं भी आपस में बराबर हो गई। क्यों? क्योंकि त्रिभुज PQO सर्वांग सम हो गए त्रिभुज POR के। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो ये वाली भुजाएं बराबर हो गई, अतः इनकी स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। बस इतना सा आपको करना था। अब दोस्तों देखते हैं ये वाला प्रश्न, अगला प्रश्न। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर घ देखिए। एक त्रिभुज ABC की भुजा, त्रिभुज हमने मान लिया ABC, ठीक है, की भुजा BC पर एक बिंदु D, इसकी ये है बिंदु D, इस प्रकार है कि कोण ADC, कोण ADC मतलब ये वाला कोण बराबर है कोण BAC के, बराबर है कोण BAC के, मतलब इस वाले कोण के बराबर है ये वाला कोण। इस तरीके से है, ठीक है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, CA स्क्वायर मतलब इस वाली भुजा का स्क्वायर बराबर है CB गुणा, मतलब CB गुणा CD, मतलब ये हमें सिद्ध करना है। अगर दोस्तों ये देखिए ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये वाले कोण के। अब देखिए ये अगर हम त्रिभुज, दो त्रिभुजों को देखें, त्रिभुज AD और C और दूसरा त्रिभुज है AB और C, ये देखिए ये कोण इसके बराबर है, ये दिया हुआ है, यहां पर दिया है। अब ये कोण देखिए दोनों में उभयनिष्ठ है, कोण ACD बराबर है कोण BCA के। जरा ये देखिए ACD कोण जो बराबर है BCA के, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण है, मतलब ये कोण बराबर हो। अब इसका मतलब जो ये तीसरा कोण है, तीसरा कोण इस कोण के अपने आप बराबर हो गया, क्योंकि जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो गया। मतलब ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, ये दोनों त्रिभुज हो गए समरूप त्रिभुज हो गए, समरूप त्रिभुज हो गए। समरूप त्रिभुज का मतलब इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, बस आपको यही निकालना है। तो इस वाली भुजा को देखिए CA मतलब ये कोण के सामने वाली भुजा ये है, ये किसके बराबर है, इसके, तो ये इसके सामने कौन सी भुजा है, ये वाली है, अपॉन CB बराबर किसके होगी, इस वाली भुजा को देखिए CD ये किस एंगल के सामने है, इस कोण के सामने है, तो ये कोण किसके बराबर है, इसके सामने। तो इसके सामने इस बड़े वाले त्रिभुज की कौन सी भुजा है, CA, यही तो है ना, CA, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, CA यहां भी है, CA यहां भी है, तो CA स्क्वायर हो गया बराबर CB गुणा CD।
जरा ये देखिए, सिद्ध क्या करना आता है आपको, CA² बराबर CB गुणा CD, CA² बराबर CB गुणा CD। तो समरूपता, सबसे पहले हमने पता किया ये त्रिभुज समरूप है, फिर समरूप के बाद हमने ये बताया कि इनकी भुजाओं का अनुपात जो होगा वह बराबर होगा। जो दोस्तों समान कोण है, समान कोण की जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर होता है, ये बात याद रखिए। तो हमने इस तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर लिया। अब दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, जरा देखिए, ये फिर माध्यक से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। यहां पर आपको मीडियन पूछा है, माध्यिका पूछी है, वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ था, यहां पर माध्यिका पूछी है। तो आइए दोस्तों ये माध्यिका के प्रश्न को देखते हैं। माध्यिका में हमने क्या किया, वर्ग अंतराल, बारंबारता। आपको क्या करना है, ये संचयी बारंबारता का एक्स्ट्रा कॉलम बनाना होता है। संचयी बारंबारता क्या होती है, बारंबारता का पहला टर्म लिखा आपने 14, फिर इसमें 14 में 56 जोड़ा, 14 में 56 जोड़ेंगे तो ये लिखा 70, फिर 70 में 60 जोड़ा तो ये लिखा 130, ऐसे ही 130 में 86 जोड़ा 216, फिर ऐसे ही जोड़ते गए, ये 352 में 48 जोड़ा तो 400। मतलब ये हमारी आई n की वैल्यू आई n। अब देखिए n अगर हमारा 400 है तो n/2 क्या हुआ, 200 हुआ। अब n/2 देखिए संचयी बारंबारता में किस कॉलम में है, 130 से बड़ा है और 216 से छोटा है, तो मतलब हमारा जो माध्यिका का वर्ग हो गया, माध्यिका का वर्ग ये वाला हो जाएगा 216 वाला। इसमें देखिए L जो होता है ये निम्न सीमा, ये होती है L, ये हो गई L। अब दोस्तों देखिए ये हमारी जो संचयी बारंबारता है, जो हमारा माध्यिका वर्ग है, इससे ऊपर वाला जो संचयी बारंबारता है ये वाली लेते हैं, ये हो गया हमारा CF 130 हो गया। अब देखिए H क्या है, H है इनका वर्ग अंतराल, 35 और 30 के बीच वर्ग अंतराल क्या है, H हो गया हमारा 5। अब L क्या हो गया, निम्न सीमा हो गई, H 5 हो गया, CF हमें पता चल गया 130, वैल्यू रखिए माध्यिका मिल जाएगी। L क्या है, L हमें मिला 30, 30 प्लस n/2 200 है, 200 माइनस CF है 130, 130 बटा F कितना है, F है हमारा 86 हो गया हमारा F, फ्रीक्वेंसी क्या है 86, तो 86 हो गई, ये आ गया। गुणा कीजिए H क्या है, H हमारा इनके बीच का अंतर है 5। बस इसे हल करेंगे आंसर मिलेगा। हल करने पे आएगा क्या, ये देखते हैं। 30 प्लस 200 में से 130 अगर जाएगा तो हमारा यहां बचेगा 70 बटा 86 गुणा 5। तो दोस्तों ये हमारा आएगा 30 प्लस ये, इसे हल करेंगे तो आएगा 4.07। तो हमारी माध्यिका क्या आ जाएगी, 34.07 हमारी माध्यिका आ गई, 34.07। इस तरीके से हल करते हैं ये माध्यिका के प्रश्नों को। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अब दोस्तों देखिए ये प्रश्न आपसे प्रायिकता का प्रश्न अगला पूछा गया था। प्रायिकता में क्या था, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो हमें निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता, एक अभाज्य संख्या, एक पासे पे कितनी संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब अब अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी आप देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर प्राप्त होने की क्या होगी, याद। अब देखिए कुल कितने संभावनाएं हैं, कुल 6 संभावनाएं हैं, 6 अंक प्राप्त होने की संभावनाएं हैं, तो नीचे रखिए 6, कुल 6 अंक प्राप्त हो सकते हैं। अब प्राइम संख्या प्राप्त होना मतलब अभाज्य संख्याएं इनमें कौन कौन सी हैं, 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है और 5 अभाज्य संख्या है। कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 3 अभाज्य संख्याएं हैं। 6 में से ये 3 संख्याएं प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, कुल कितने अंक प्राप्त होने की संभावना है 6, और यहां पर अभाज्य कितने हैं 3, तो 3 ऊपर रख दीजिए, 3/6 हो जाएगा 1/2, इसकी प्रायिकता क्या होगी 1/2। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या आने की प्रायिकता, 2 और 6 के बीच कितनी संख्याएं हैं, 2 और 6 के बीच 3 4 5, यहां भी 3 संख्याएं हैं, तो 2 और 6 के बीच संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, कुल कितनी संभावना है 6, और 2 और 6 के बीच कितनी संख्याएं हैं 3, तो 3/6 मतलब 1/2, 1/2 इसकी भी प्रायिकता होगी। 21 का पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, हमको ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम इसको सिद्ध करने के लिए हमने मानना पड़ेगा
क्योंकि अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमने मान लिया अंडर रूट 2 जो है एक परिमेय संख्या है, हमने मान लिया। अगर हमारी ये धारणा गलत हो जाती है तो हम कह देंगे कि अंडर रूट 2 अपरिमेय है। हमने मान लिया अंडर रूट 2 शुरुआत में परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या का अर्थ क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिनको p बटा q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इनके बीच कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। मतलब जैसे अगर मान लीजिए जैसे ऊपर है 4, नीचे है 8, तो परिमेय संख्या क्या होगी? 1/2 जो होगी वह परिमेय संख्या होगी, 1/2। इनके बीच कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। 4/8 है तो इसे 4 दूनी 8, 1/2 की फॉर्म में लिखेंगे। अब ये देखिए p है और ये जो है q है, p/q की फॉर्म में लिख गया। अब 1/2 परिमेय संख्या है। तो अब हमने ये मान लिया शुरुआत में कि अंडर रूट 2 परिमेय संख्या है, इनके बीच कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब हमने अगर माना अंडर रूट 2 बराबर p/q, अब इसका स्क्वायर कीजिए तो 2 बराबर क्या हुआ? अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया, p² / q² हो गया। मतलब p² बराबर क्या आया? 2 गुणा q² आया, 2 गुणा q²। अब आप बताइए p² बराबर 2 गुणा q² आया। अगर हम ये कहें कि 4 बराबर 2 गुणा 2, इसका मतलब ये 2 जो है इस 4 को क्या कर रहा है? ये 2 इस 4 को विभाजित करेगा, क्योंकि 4 बराबर 2 गुणा 2 है। अगर हम यहाँ 8 बराबर 2 गुणा 4 लिखें तो क्या ये 2 इस 8 को भी विभाजित कर रहा है? मतलब ये संख्या है ये 2 गुणा किसी संख्या के बराबर है, तो 2 जो है इस वाली संख्या को भी विभाजित कर रहा है। अब आप बताइए एक बात, जैसे अगर कोई संख्या है p, अगर ये 2 से विभाजित हो रही है तो इसका स्क्वायर जो है वो भी 2 से विभाजित होगा। या हम इसका उल्टा कहें कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर जो है 2 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या भी 2 से विभाजित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सम संख्याओं, जितनी सम संख्याएं हैं वो अगर 2 से विभाजित होते ही हैं सम संख्याएं, तो सम संख्याओं का स्क्वायर भी तो 2 से विभाजित होगा। ऑब्वियस सी बात है। अगर p 2 से छोटी वैल्यू होती 1 तो इसका स्क्वायर कहीं 2 से विभाजित होता? नहीं होता यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ देखिए p² बराबर 2q² है। इसका मतलब p जो है p ये 2 से विभाजित होने वाली संख्या है, 2 से विभाजित होगी, p भी 2 से विभाजित होगी, क्योंकि यहाँ p² 2 से विभाजित हो रहा है। ये हमने उदाहरण के लिए समझाया आपको। इसका मतलब p 2 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो हम p को क्या मान सकते हैं? अगर हम मान लें p को, अगर हमने यहाँ मान लिया p बराबर 2 गुणा कोई एक संख्या तीसरी मान ली r, क्योंकि 2 जो है p का एक गुणनखंड है, ऑब्वियस सी बात है। तो p बराबर 2 गुणा r मान लिया। अब p की वैल्यू इस वाले समीकरण में जरा रखिए, इस वाले समीकरण में p की वैल्यू रखेंगे तो 2 गुना r का स्क्वायर हो गया, 2r रख दिया हमने p की जगह, तो 2r का होल स्क्वायर बराबर 2qr हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया? 4r² बराबर 2q² हो गया। इसका मतलब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब देखिए q² बराबर क्या आया? q² बराबर 2r², q² बराबर 2r² आया। अब इसका मतलब q² भी 2 से विभाजित हो रहा है, q² भी क्या हो रहा है? 2 से विभाजित हो रहा है, q² बराबर 2r² आ गया। और यहाँ देखिए p² बराबर 2q² हो गया था, मतलब यहाँ p² भी 2 से विभाजित हो रहा है, q² भी यहाँ 2 से विभाजित आ गया। इसका मतलब p भी 2 से विभाजित हो जाएगा, q भी 2 से विभाजित हो जाएगा। हमारी कल्पना के अनुसार हमने अंडर रूट 2 को एक परिमेय माना था। इस कल्पना के अनुसार क्या आया? p 2 से विभाजित हो रहा है, q भी 2 से विभाजित हो रहा है, जबकि हमने p/q इनके बीच तो कोई एक कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था। लेकिन हमारी कल्पना के अनुसार यहाँ तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ गया। 2 देखिए q का भी गुणनखंड है और p का भी गुणनखंड है। एक बात समझ आ गई, इसका मतलब p/q में उभयनिष्ठ गुणनखंड ये हैं। हमने माना था कि इनके बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं, हमने तो इसे परिमेय संख्या माना था। उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसका मतलब हमारी कल्पना जो थी वो गलत थी। इस वजह से कल्पना गलत होने का मतलब हुआ
हमारी जो संख्या है √2 ये परिमेय ना होके अपरिमेय संख्या थी, अपरिमेय संख्या थी। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आया होगा। अब दोस्तों ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है, अब हम आगामी वीडियो जो है वो ये पार्ट 3 होगा हमारा, आगामी पार्ट 3 इस मॉडल पेपर का। इसमें हमारे 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हम अगले वीडियो के अंदर देंगे। दोस्तों आप विमर्श एजुकेशन चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहिए और इस वीडियो को ज्यादातर आपके जो साथी हैं बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं इस बार उन तक पहुंचाइए और अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।